दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ प्रवचन नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म को पुराने ढांचों से निकालकर एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया, जिसने मेडिटेशन को सिर्फ पूजा पाठ, संन्यास या मंदिर मठ तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीवन जीने की कला बना दिया। वह इंसान था ओशो। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने कभी फिलोसोफर कहा, कभी रहस्यवादी, कभी विद्रोही और कभी एक ऐसा आधुनिक गुरु जो अपने समय से बहुत आगे था। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि जिस व्यक्ति को दुनिया के लाखों लोगों ने सुना, अपनाया और सम्मान दिया, उसी व्यक्ति को भारत में अक्सर गलत समझा गया। आखिर ऐसा क्या था ओशो में कि उनके एक एक शब्द ने लोगों की नींद उड़ा दी? आखिर क्यों उनके विचारों से धर्मगुरु भी असहज हुए, राजनीति भी बेचैन हुई और समाज का पारंपरिक ढांचा भी हिलने लगा? क्या ओशो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु थे, या फिर एक ऐसे विद्रोही चिंतक जिसने इंसान को खुद से मिलाने की कोशिश की? तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो, जिन्हें दुनिया ने कई नामों से जाना। उनका जन्म का नाम था चंद्रमोहन जैन। बाद में वे आचार्य रजनीश कहलाए, फिर भगवान श्री रजनीश, और अंत में दुनिया ने उन्हें ओशो के नाम से जाना। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और बाद में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक भी रहे। लेकिन ओशो का जीवन कभी एक सामान्य शिक्षक का जीवन नहीं था। उनके भीतर शुरू से ही एक बेचैनी थी। सवाल पूछने की बेचैनी, सत्य को सीधे अनुभव करने की बेचैनी और हर उस चीज को चुनौती देने की बेचैनी जिसे समाज बिना सोचे समझे सच मान लेता है। ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु, विद्रोही और स्वतंत्र स्वभाव के थे। अगर कोई कहता भगवान है, तो वे पूछते कहाँ है, कैसे है, क्या तुमने देखा है? अगर कोई कहता यह धर्म सही है, तो वे पूछते किस आधार पर? ओशो का बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता, जहां उन्हें एक खास तरह की स्वतंत्रता मिली, सोचने की, देखने की, प्रश्न करने की। और यही स्वतंत्रता आगे चलकर उनके पूरे व्यक्तित्व की नींव बनी। ओशो सिर्फ जवाब सुनना नहीं चाहते थे, वे जवाब को जीना चाहते थे। उन्हें उधार लिया गया ज्ञान मंजूर नहीं था। किसी शास्त्र ने क्या कहा, किसी संत ने क्या कहा, किसी धर्म ने क्या कहा, यह सब उनके लिए अंतिम सत्य नहीं था। उनके लिए असली सवाल था, तुमने क्या जाना, तुमने क्या अनुभव किया? वह कहते हैं मानो मत, जानो। दोहराओ मत, अनुभव करो। डरो मत, जागो। किसी और की छाया मत बनो, खुद को पहचानो। यही वजह थी कि ओशो को सुनने वाले लोग जल्दी समझ जाते थे कि यह आदमी पारंपरिक गुरु जैसा नहीं है। ओशो ने अपने जीवन में कई बार एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का जिक्र किया, जिसे वे अपनी अवेकनिंग का टर्निंग पॉइंट मानते थे। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब भीतर का सारा संघर्ष जैसे टूट गया और उसकी जगह एक गहरी शांति, एक गहरा मौन, एक गहरी उपस्थिति ने ले ली। इसके बाद उनका पूरा काम एक दिशा में चल पड़ा, इंसान को उसके भीतर के केंद्र तक ले जाना। ओशो के लिए अध्यात्म का अर्थ था अपने मन को देखना, ईगो को पहचानना, डर, अपने क्रोध, अपनी वासनाओं, अपने भ्रमों को समझना और उस इनर साइलेंस तक पहुंचना जहां इंसान पहली बार सच में खुद से मिलता है। और इसी वजह से ओशो सिर्फ लेक्चरर नहीं रहे, वे एक सार्वजनिक वक्ता, एक स्पिरिचुअल रेबल और एक ध्यान गुरु के रूप में उभरने लगे। ओशो पूरे भारत में बोलने लगे, उनकी सभाओं में लोग आने लगे, उनकी पहचान तेजी से बढ़ने लगी। लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। 1970 के आसपास उन्होंने मेडिटेशन कैंप्स, डिस्कोर्सेस और इनिशिएशंस का सिलसिला तेज किया। फिर पुणे में उनका आश्रम स्थापित हुआ, जो आगे चलकर दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा, आधुनिक इंसान का मन बहुत अशांत है, वह सीधे शांति में नहीं बैठ सकता। अगर तुम उससे कहो चुपचाप बैठो, तो वह बाहर से तो बैठ जाएगा, लेकिन भीतर उसका मन भागता रहेगा, क्योंकि उसके भीतर भरा है दबा हुआ क्रोध, गिल्ट, भय, हताशा, कामना, तनाव और अनगिनत अधूरी भावनाएं। इसलिए ओशो ने कहा, पहले आदमी को भीतर से खाली होना पड़ेगा, तभी वह सच में मौन तक पहुंच पाएगा। इसी सोच से उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी पद्धतियां दी। उनका विचार था,
पहले शरीर और मन की दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालो, जोर से सांस लो और फिर उस खालीपन में उतर जाओ जहां असली मौन जन्म लेता है। यही वह बिंदु था जहां ओशो ने मेडिटेशन को एक जीवित, एनर्जेटिक, मॉडर्न प्रोसेस बना दिया। 1970 के दशक आते आते ओशो सिर्फ एक वक्ता नहीं रहे थे। उनके आसपास फॉलोअर्स का एक बड़ा समूह बनने लगा। पुणे में बना उनका आश्रम धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल सेंटर से बढ़कर एक आंदोलन में बदलने लगा। भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग वहां आने लगे। लेकिन दूसरी ओर ओशो के विचार जितने लोगों को आकर्षित कर रहे थे, उतने ही लोगों को असहज भी कर रहे थे, क्योंकि वे सीधे सीधे परंपराओं, धार्मिक पाखंड, सामाजिक दमन और मानसिक गुलामी पर हमला कर रहे थे। और फिर 1980 के दशक की शुरुआत में ओशो की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसे आध्यात्मिक इतिहास की सबसे विवादित कहानियों में बदल देता है। 1980 के दशक तक ओशो एक बड़े स्पिरिचुअल फिगर बन चुके थे, लेकिन इसी समय कई चीजें साथ साथ चल रही थीं। तबीयत की बिगड़ती हालत, आश्रम पर बढ़ती निगरानी, टैक्स और कानूनी दबाव, और उनके मूवमेंट को लेकर बढ़ता हुआ विरोध। इसी दौर में 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। यह सिर्फ देश छोड़ना नहीं था, यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसे कुछ लोग आध्यात्मिक प्रयोग कहते हैं और कुछ लोग पागलपन की हद तक पहुंचा हुआ पावर प्रोजेक्ट। अमेरिका के ऑरिगन स्टेट में एक विशाल जमीन पर ओशो के अनुयायियों ने एक कम्यून बसाया, रजनीशपुरम। कहा जाता है कि यह लगभग 64,000 एकड़ में फैला हुआ था। एक ऐसी जगह है जहां लोग ध्यान कर सकें, काम कर सकें, सामूहिक जीवन जी सकें और एक नए समाज का सपना खड़ा कर सकें। रजनीशपुरम सिर्फ आश्रम नहीं था, वह ओशो मूवमेंट का सबसे बड़ा सपना था। वह रेगिस्तान के बीच बसाया गया एक पूरा शहर था। वहां हजारों फॉलोअर्स रहते थे, अपने घर थे, पक्की सड़कें थीं, बसें चलती थीं, खेती होती थी, काम के लिए अलग व्यवस्थाएं थीं, मेडिटेशन हॉल थे, सामूहिक जीवन था, अनुशासन था और एक ऐसी जीवन शैली का सपना था जो आम समाज से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। ये देखकर स्थानीय अमेरिकियों और ऑरेगन गवर्नमेंट को लगने लगा कि यह कम्यून बहुत तेजी से पावर और इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है। बाहर के लोग इस मूवमेंट से असहज थे, लेकिन असली समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, अंदर भी पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका था। और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा शुरू होता है। रजनीशपुरम में ओशो के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थी मां आनंद शीला। वह ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी और उस समय ओशो लंबे साइलेंस फेज में थे, यानी वे पब्लिक में बहुत कम बोल रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कम्यून का दिन प्रतिदिन नियंत्रण, सार्वजनिक व्यवहार, राजनीतिक रणनीति और अंदरूनी प्रशासन काफी हद तक शीला और उसकी करीबी लोगों का समूह के हाथ में चला गया। अब कम्यून के भीतर बैठे लोगों को लगने लगा कि अगर लोकल पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। यहीं से शुरू हुआ रजनीशपुरम का सबसे बड़ा स्कैंडल। शीला और उसके करीबी समूह पर कई गंभीर अपराधों के आरोप लगे, जासूसी, इमिग्रेशन फ्रॉड, मर्डर प्लॉट्स और सबसे शॉकिंग 1984 का सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग अटैक। यह हमला ओरेगन के द डाल्स इलाके में हुआ, जहां सैलड बार्स के जरिए लोगों को संक्रमित किया गया ताकि लोकल इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। सैकड़ों लोग बीमार पड़े और यह घटना अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े बायोटेरर इंसिडेंट्स में गिनी जाने लगी। अब सोचिए, एक कम्यून जो ध्यान, प्रेम और चेतना की बात करता था, उसका नाम अचानक जहर, षड्यंत्र और अपराधों के साथ जोड़ा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक मां आनंद शीला और उसकी करीबी समूह रजनीशपुरम छोड़कर भाग गई और इसके बाद लंबे समय तक चुप रहने वाले ओशो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शीला पर गंभीर आरोपों की बौछार कर दी। ओशो ने कहा कि कम्यून के भीतर जो अपराध हुए, उनके पीछे शीला और उसका गुट था। इसके बाद अमेरिकी एजेंसियां सक्रिय हुईं। शीला को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1985 में ओशो को अमेरिका में इमिग्रेशन वायोलेशन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पीलीए अग्रीमेंट किया, फाइन भरा, निलंबित सजा मिली और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो फिर से पुणे पहुंचे,
जहां उनका पुराना आश्रम एक बार फिर उनके काम का केंद्र बना। यही वह दौर था जब राजनेश नाम से आगे बढ़कर उन्होंने ओशो नाम अपनाया। अब उनका जोर पहले से भी ज्यादा ध्यान, जागरूकता, आंतरिक मौन और उत्सव पर था। उनके प्रवचन लगातार चलते रहे। जैन, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस, सूफिज्म, तांत्र, टायो, दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा पर उन्होंने बात की, लेकिन हमेशा अपने अंदाज में, बिना किसी डर के, बिना किसी परंपरा को अंतिम सत्य मानकर। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो का निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और हृदय की कमजोरी बताया गया। लेकिन ओशो ने अपने अंतिम वर्षों में यह दावा भी किया था कि अमेरिका की जेल में उन्हें धीमा झड़ दिया गया था। यह दावा आज भी विवाद का हिस्सा है, और शायद यही ओशो की कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। उनके जीवन की तरह उनकी मृत्यु भी एक सवाल छोड़ जाती है। तो ओशो आखिर थे क्या? एक गुरु, एक बागी, एक रहस्य, एक फिलॉसफर, या एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को यह कहने की हिम्मत दी कि सच किसी धर्म, किसी किताब, किसी परंपरा की जागीर नहीं है। सच वही है जिसे तुम अपने भीतर जागकर खोज लो। उन्होंने प्रेम की बात की, फ्रीडम की बात की, जागरूकता की बात की, लेकिन उनकी अपनी कहानी भी विरोधाभासों से भरी रही। एक तरफ पुणे का आश्रम था, दूसरी तरफ अमेरिका का राजनेशपुरम। एक तरफ मौन, ध्यान और अंतर्मन की शांति की बातें थीं, और दूसरी तरफ 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें। और शायद यही ओशो को इतना आकर्षक बनाता है। वे कभी साधारण नहीं थे। वे एक लाइन में समझ आने वाले इंसान नहीं थे। वे या तो आपको बहुत आकर्षित करेंगे या बहुत असहज। उन्होंने उत्तर नहीं बांटे। उन्होंने इंसान को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया। मैं कौन हूं? मैं जैसे जी रहा हूं, क्या सच में वैसा जीना चाहता हूं? क्या मेरा धर्म मेरा अपना है या सिर्फ विरासत में मिला हुआ डर? क्या मैं जाग कर जी रहा हूं या बस प्रोग्राम होकर? और शायद यही ओशो आज भी जिंदा है। ओशो ने सबसे ज्यादा ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और इंसान की चेतना पर बात की। लेकिन अगर उनकी पूरी टीचिंग को एक शब्द में समेटना हो, तो वह शब्द है जागो। क्योंकि उनकी हर बात आखिर जाकर एक ही जगह ठहरती थी, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।